चलो, ये क्या होता है हमारा मेडिकल टर्म में बताइए। देखिए, आपने बड़े सारे शब्द सुने होंगे, गूगल भी, न्यूज चैनल वाले भी। एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, नाम सुने? इनका मतलब पता है? क्या मतलब होता है एपिडेमिक का? एपिडेमिक इज लोकल एरिया। अच्छा, और एंडेमिक? एंडेमिक लोकल का लोकल। तो पेंडेमिक ग्लोबल लेवल। पैन मतलब। तो अब जो हमारा कोविड है, उससे डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि वो बेचारा हमारा हो गया है ना, कि हमारे सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो कभी धरती से खत्म नहीं होगा, हमारे साथ ही चलेगा। बस हम हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सिस्टम है, उसके हिसाब से कन्वर्ट होते चले जाएंगे। खांसी जुकाम जैसे होता है ना, वैसे जिन कंट्रीज ने ऐसी ट्राई की कि वो सोचते थे कि हम कोविड को हरा देंगे, और उन्होंने बहुत सख्ती रखी, उन्होंने एक आदमी को दूसरे से नहीं मिलने दिया, उनमें अभी तक ये समस्या चल रही है कि अब वो डेथ बढ़ गई हैं, लाइक चाइना और अदर कंट्रीज जो कम्युनिज्म को फॉलो करती हैं, यहाँ पर सख्त कानून लगाए जा सकते हैं। तो उन लोगों को अब तकलीफ है कि वो अब उस फेज में जा रहे हैं जिसमें हम जा चुके हैं, जहाँ पे हमें हजारों हजारों डेड बॉडीज को एक साथ बर्न करना पड़ा, या गंगा में बहा दिया, पटरी पे छोड़ दिया, जो भी कुछ किया, जिसकी सरकार वैसा विरोध, कोई बात नहीं। तो अब वो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। बात यह है कि हमें ग्लूकोज, ये जो एचएमपी-शंट पाथवे है, ये हर हाल में हमारे डेवलपमेंट के लिए चाहिए। हम मेडिकल या एमबीबीएस पढ़ते हुए या बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए गलती क्या करते हैं? एचएमपी-शंट पाथवे को रट जाओ, है ना, एचएमपी-शंट हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हमारा टारगेट होना चाहिए क्लिनिकल नॉलेज, हमारे ये क्या काम आएगा, है ना। तो एचएमपी-शंट का जो डिस्टरबेंस है, जो इसके डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, एक ये भी है मेंटल डिस्टरबेंस। ओके, देखिए, जब आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आए ना, तो उसको मेडिकल साइंस में कौन सी बीमारी कहते हैं? क्या कहते हैं? जब बीमारी आपके समझ में नहीं आए, आपने कम पढ़ाई की है पर आपके समझ में नहीं आ रहा इस पेशेंट को हुआ क्या है, तो आप उस पर सबसे पहला आरोप लगाते हैं कि इसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो आपको कह नहीं सकता कि डॉक्टर साहब आपको है, तो आप उसको कह देते हो, यार तेरे ये ले लिया, सही नहीं हो रहा, ये ले लिया, तेरे को कोई ना कोई एंजाइटी है, कोई प्रेशर है तेरे ब्रेन पे। अब मुझे बताओ, हिंदुस्तान जहाँ की जो हैप्पी परसेंटेज है वो 12% है, उसमें बिना प्रेशर का कौन होगा? तो आप बाबा साबा ढोल ढपंगी की तरह मत किया करो। 21 में तेरी शादी हो जाएगी, 25 में बच्चे हो जाएंगे, 30 में तू उनके भी बच्चे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एचएमपी-शंट का जो पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो है G6PD डेफिशिएंसी। नाम सुना है? नाम सुना है? हाँ या ना? लास्ट में वो देखो एनाटॉमी के लेक्चर बनाने में लग, भाई खड़ा हो जा प्लीज। क्या होमवर्क रह गया यार? 11वीं 12वीं क्लास से बाहर निकलो, हैं? सीनियर ने कॉपी करने को भी दिया है तो घर करो। ये बोर्ड पे देखा, उतार लिया, घर गए, भूल गए, सो गए, खा गए। हाँ,
सॉरी खा गए फिर सो गए। कोई ऐसा भी सोने के बाद खाता है? मोस्टली खाते हैं मार, है ना। टाइम से सोते नहीं है, पहले सो जाते हैं फिर मार खाते हैं। बैठ जाओ, ये भी सब्जेक्ट है ना। इसका बर्डन भी 18% है एग्जाम में, है ना। और 18% ही सब्जेक्ट, बड़े से बड़े सब्जेक्ट का नहीं है, ठीक है। जब पढ़ोगे जब पता चलेगा। मेडिसिन का क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें बीच में आ जाएगा LFT, पेशेंट का LFT ये आ रहा है, इसका बिलिरुबिन ये आ रहा है। आप 10 बजे वाली क्लास में आए तो 8 बजे वाली में, 8 बजे वाली के लिए तो बहुत लेट है, और 10 बजे वाली के लिए बहुत। 8 बजे क्लास नहीं होती? थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। मैं 8 बजे से बाहर इंतजार कर रहा था आप लोग। ओके ओके ओके। तो पेशेंट जो इनको मलेरिया होता है, मलेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं, प्लीज, मलेरिया की एक स्टेज होती है डोरमेंट स्टेज, अगर आपने कभी पढ़ाई की हो। डोरमेंट स्टेज जो होती है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्राइमापीन, है ना। ये क्वेश्चन आपसे तय है जो पूछा ही जाएगा एग्जाम में। ये शॉर्ट नोट जो है टीचर का फेवरेट होता है और बच्चे इसको याद कर भी पाते हैं। ढेरों ढेरों निमोनिक हैं इसको याद करने के, गूगल पे आराम से याद कर लेंगे आप इसे। तो जो पेशेंट मलेरिया से अभी ज़्यादा सही हुआ है, आपको 1 साल बाद आकर रिपोर्ट करता है कि सर मैंने पिछली बार मुझे मलेरिया हुआ था, मैंने क्लोरोक्विन पी थी या आरटी सर लिया था मैंने, उसके बाद मुझे इस साल फिर हो गया। आप PSC में बैठे हैं, पेशेंट को देखते ही आपने, क्योंकि आज प्लीज येलो रेड क्या हुआ, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं इंस्टा नहीं चलाता लेकिन पता है कि जो आप लोग, हाँ प्लीज। तो अभी रील से बाहर निकलो, नहीं तुम सबकी रील बन जाएगी, है ना। जब मैं कॉपीज चेक करता हूं तो मुझे सबकी रील दिखाई देती है। कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर तो ऐसे होते हैं जिसमें केवल क्वेश्चन ही होता है। व्हाट इज HMP shunt? HMP shunt is a shunt. There are lot of shunts in this word and my favorite is HMP shunt. What I know about the HMP shunt, that I don't know anything about the HMP shunt. प्लीज सर मेरा नंबर दे देना, मेरी माँ बीमार है, बाप को बुखार है, और 100 का नोट लगा दिया है। हाँ, जब आप RUHS में कॉपी चेक करने जाएंगे तो नोट लगे हुए पाएंगे, और मेरे जैसा समझदार नोट को अंदर रखता उसको फेल करता। तो क्योंकि इसमें जो इसका जो लिख रखा है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि नोट अंदर रखो और उसका नाम हमें बता दो, लेकिन मैं उस एक्सट्रीम तक नहीं जाता। नाम बताओ फिर कोर्ट जाओ, उसकी एक्सप्लेन करो, फलाने, नोट तक काम, ठीक है। तो ठीक है, तो मलेरिया का जो पेशेंट 1 साल पहले सही हो गया था, प्लीज कॉर्नर, वो वापस आपके पास आता है कि मैंने पिछली बार मेडिसिन ले ली थी लेकिन अब मेरे को वापस हो गया। तो क्योंकि आपने बड़ी हड़बड़ी में मेडिसिन पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, आप कहेंगे ओके यू आर सफरिंग फ्रॉम डोरमेंट मलेरिया। ओके, कहीं मलेरिया है जो छुपा हुआ है लीवर में। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है प्राइमापीन। PSC में बैठे हैं आप, नए नए लगे हैं डॉक्टर, आप बड़े खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पहला पेशेंट आया मेरे पास, बड़ी सिंपल सी बात है, मलेरिया डोरमेंट है, मैं इसको प्राइमापीन दे देता हूँ, कल से मेरी वाह वाह ही हो जाएगी इधर। अगले दिन देखा आपको 4-5 लठैत खड़े हैं गेट के बाहर, डॉक्टर कहाँ है? आप जो है अपना एप्रन उतार के, डॉक्टर साहब आने वाले हैं थोड़ी देर में, आप लोग वेट कीजिए, और आप पार। हाँ, ऐसा करना पड़ता है ना भाई। हमेशा PSC में 2 गेट होते हैं। यस मैम।
आप ओके तो थैंक्स टू हर बिकॉज मेरी मदर की सर्जरी चल रही है तो ये मेरी हेल्प करने आए हैं। ओके तो बात यह है कि जब पेशेंट बाहर डॉक्टर बाहर भाग गया है, कारण क्या है कि उसने प्राइमोक्विन दी थी। तो जो प्राइमोक्विन है वो अगर G6PD डेफिशिएंसी में दी जाती है, जैसा कि अपने इंडिया में ज़्यादातर स्टडीज में नहीं देखा गया है ये कि हम बहुत डीप स्टडी करते हो पेशेंट की, हमें पता हो कि कितना परसेंट पेशेंट जो इंडिया में है उसको G6PD डेफिशिएंसी है ना। तो जब हमें ये मालूम नहीं होता है तो हम फटाक से उसको प्राइमोक्विन देते हैं। और यंग एज में जितनी डेथ होती हैं आफ्टर मलेरिया, उनका मेन रीजन होता है सेल डेथ मीन्स लाइसिस। जो आरबीसी है वो लाइसिस कर जाती है। और प्लीज ब्लड जो है वो ऑक्सीजन जो लेके जाता है अपना आरबीसी, वो हैम्पर कर जाता है। जब तक हमें पता चलता है तब तक वो कई सारी प्राइमोक्विन ले चुका होता है, क्योंकि हमने डोज में लिखी है और फिर हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते देकर भी। और अगर कहीं दूर रूरल में है तो वो मरना तय है। तो ऐसे सूरत में जब भी कभी हम प्राइमोक्विन दें तो हम उसका G6PD का स्क्रीनिंग जरूर कराएं, तब दें, अदरवाइज प्राइमोक्विन से बचें। और आपको पता चल चुका है कि इसको डोरमेंट मलेरिया है ना, तो भी उस समय के लिए उसको वो पुरानी मेडिसिन वापस रिपीट कर दें, लेकिन फिर भी प्राइमोक्विन से बचें। तो कोई भी चीज जो लाइसिस करती है आरबीसी का, उस चीज से बचें, क्योंकि G6PD डेफिशिएंसी वाले केसेस में जो सेल का इंटीग्रिटी होती है वो वैसे ही कम होती है। ठीक है, यंग एज में आपको कई बार ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे जिनमें आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इसकी डेथ क्यों हो गई। फिर आपको तरह तरह की कहानियां, आपका पता है हमारे मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा डर क्या है? कहानियां, है ना। हम जब तक डॉक्टर नहीं बन जाते या डॉक्टर में हम जब तक 500-700 केस नहीं देख लेते तब तक हम कहानियों पे जीते हैं। चाचा के, फूफा के, ताया के ये हुआ था, उसके ये हुआ था, फिर वो वहां गया, फिर उसने ये खाया और खाते मर गया, है ना। एक बंदा जिसको रात को 12 बजे दर्द हुआ, 1 बजे मर गया। वो ये नहीं बताते कि 1927 के 12 बजे दर्द हुआ था और 2023 में मरा है, ऐसा नहीं बताते। वो बड़ा, आपको क्या आनंद आता है? कोई बड़ा चढ़ा के बताए, है ना। मेरे देश में मोदी जी बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, अरे वाह हम बहुत पीस में जी रहे हैं। राहुल गांधी जी और बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, हमें लगा हम बिल्कुल मर गए, है ना। हम अपना ब्रेन यूज नहीं कर रहे। वो कहता है अच्छा अच्छा है तो अच्छा अच्छा है, ऑल इज वेल। दूसरा कहता है बुरा बुरा है तो बुरा बुरा है। लेकिन हम अपने आप से नहीं पूछते कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या हमने अपनी पूरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं की। अगर ये दोनों पार्टीज या दोनों लोग इतने ही अच्छे थे तो हम सब गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने चाहिए ना। इतनी सीट्स होनी चाहिए हमारे MBBS की कि हम सबको गवर्नमेंट सीट मिले। और या फिर हमारी स्कूलिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकें सरकारी में। या मेडिकल इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे होने चाहिए कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं पड़े, पर ऐसा नहीं है। तो पूरे कुएं में ही भांगे, कोई अच्छा नहीं है, पर हमें जीना है इन्हीं के बीच। धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं हम, किस तरफ कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं। तो बात यह है कि हम जब पेशेंट को देख रहे हैं तो हमें बायोकेमिस्ट्री का HMP शंट याद आना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फॉर्मेशन को
बेस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एचएमपी पाथवे, शंट पाथवे है, इसको मैं आपको बता चुका हूं। वैसे तो इनको ये नाम से बुलाया जाता है, ये इसके अल्टरनेटिव हैं। बेसिकली अल्टरनेटिव शब्द कहना बिल्कुल गलत है, पर क्योंकि बुक्स में है इसलिए लिखा है। ऐसा नहीं है कि टीसीए की जगह हम एचएमपी चला लें, क्योंकि इकलौता पाथवे है जो ना एनर्जी लेता है ना देता है ना, मतलब फाइनल इक्वेशन 0। तो फिर ये टीसीए का कैसे हुआ अल्टरनेटिव, ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव कैसे हुआ? नहीं हुआ ना, लेकिन क्योंकि बुक में है तो ये शब्द है। एचएमपी शंट इज मोर एनाबॉलिक इन नेचर। एनाबॉलिक का मतलब एक पाथवे जो हमें कुछ बना कर देता है ना। मैंने बताया आपने को क्या क्या चीज मिलती है इससे, NADPH एंड पेंटोस शुगर, मतलब एनाबॉलिक है ज्यादा, इसने तोड़ ताड़ के कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बाईपास की तरह ही है जो सुविधा देता है, इसमें कोई दुविधा नहीं, ठीक है। एक ही दुविधा है इसमें कि इसकी स्टेप याद करना, वो आपकी है। ये आपके 10% ग्लूकोज इसमें एंटर करती है, और मोस्टली ये 30% ऑफ ग्लूकोज बाय दिस पाथवे। लीवर एंड आरबीसी मेटाबलाइज अबाउट 30% ऑफ ग्लूकोज बाय दिस पाथवे, ओके। एडिपोज टिश्यूज और जितने भी स्टेरॉइड्स बनाने हैं वो टिश्यूज, एडिनल कॉर्टेक्स, है ना, ये लोग इन सेल्स में ये बहुत तेजी से चलता है, ठीक है। चलता साइटोसोल में है, लिवर, एडिपोज टिश्यू, एडिनल ग्लैंड, आरबीसी, टेस्टिस, लैक्टेटिंग मैमल्स, ग्लैंड, हाईली एक्टिव एचएमपी। मतलब मैं आपको जो कह रहा हूँ, जहां पर हमें फॉर्मेशन करनी है वहां पर ये पाथवे तेजी से चलता है। एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मेशन का लेना देना। और ये मैं आपको बता रहा था स्टेरॉइड एंड फैटी एसिड, इनका जब बायोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ये NADPH डिपेंडेंट होता है, और हमें ये NADPH कहाँ से मिल रही है? एचएमपी शंट से। तो ये इस पर इन टिश्यूज में ज्यादा काम करता है, ओके। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू होता है ये। नो ATP इज डायरेक्टली यूटिलाइज और प्रोड्यूस इन एचएमपी शंट। मैंने आपको कहा था एनर्जी लेने देने का काम इसका नहीं है, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता, ठीक है। NADP को यूज करता है, NADPH2 बनाता है, ठीक है। ATP सीधे नहीं लेता, खुद का ही प्रोडक्ट खुद ही यूज करता है, फिर उसका हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोजन बाहर निकालता है, और फिर वापस से उसी पाथवे को यूज करता है, ठीक है। और उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनसे एनाबॉलिक एक्टिविटीज करता है, सिंपल, ओके। मल्टीफैक्टोरियल पाथवे है, मल्टीफंक्शनल पाथवे है। मैंने बताया 2 चीज कर रहा है तो मल्टीफंक्शनल हो ही गया। सेवरल इंटर कन्वर्टेबल सब्सटेंस प्रोड्यूस, खुद के प्रोड्यूस को खुद ही कन्वर्ट करके यूज करता है, फिर वापस प्रोड्यूस करता है। इंटर कन्वर्टेबल पाथवे जब आप पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो है पाथवे 2 फेज में चलता है, प्लीज, वन ऑक्सीडेटिव, अनदर इज नॉन ऑक्सीडेटिव, ठीक है। ये पाथवे को अपन समझ लेते हैं। ये एचएमपी शंट पाथवे है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां देखिए आप, ये NADP है ना, यहां पर इसने क्या बना दिया? NADPH। और ये कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, G6PD, ठीक है। यहां पर यही नहीं होगा, ये पाथवे आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे केसेस में इंटीग्रिटी और फॉर्मेशन दोनों अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है इस पाथवे को याद करना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हम सबने सुना है, ठीक है। इस शब्द को पकड़ लीजिए, जो सेकंड है, इसको उठाइए, यहां से 6 फॉस्फो को बने रहने दीजिए, ग्लूकोनोलेक्टोन कर दीजिए। इधर पीछे से ग्लूकोनोलेक्टोन को उड़ा दीजिए,
ग्लूकोनेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट है, आप जानते हैं राइबोज पेंटोज शुगर है ना, राइबोज पेंटोज शुगर है, तो 6 को 5 बना दीजिए, राइबोज 5 फॉस्फेट। पाथवे इतना टफ नहीं है, देखने में बड़ा लगता है कि वो NADP यहाँ यूज है, NADP यहाँ यूज है, नथिंग एल्स। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मैंने बता दिया। जो ये शब्द है, दिस करेक्टर, इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, ठीक है। लास्ट वाले को हाइड्रोलाइज करोगे तो उड़ जाएगा ना पीछे से, फिर ये इसको डिहाइड्रोजनेज कर दीजिए। कुछ भी इस पाथवे में नहीं है ऐसा रटने जैसा, एक बार इस पाथवे को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये स्टेप ऐसी है। ये ऑक्सीडाइज खत्म हो गया, ये नॉन ऑक्सीडाइज शुरू हो गया, क्योंकि राइबोज जाइलोज एपीमर्स हैं तो एपीमरेज चाहिए। ये राइबोज और राइबोज सेम चीज हैं तो आइसोमर्स चाहिए, ठीक है। इतना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको जो याद रखना है वो हेप्टो का मतलब क्या होता है, 7। और ये आपने बहुत बार सुना होगा नाम, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सुना है ना, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये एरिथ्रोलोज, आरबीसी की इंटीग्रिटी, और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये नाम सुना है, ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत रटना हो कि यार समझ में नहीं आ रहा ये कहां से आए शब्द, ठीक है। एक दूसरे से पिछला शब्द अगले से रिलेटेड है, सिंगल पाथवे है ये, और पाथवे में ऐसे किसी और पाथवे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए देखने में जो टफ लग रहा है वो पढ़ोगे एक बार गौर से तो बहुत इजी है, ये देखने में भी टफ, पढ़ने में भी। तो इसको नेक्स्ट कर दो। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ लीजिए मत पढ़िए। NADPH की प्लीज, ऐसा क्या समझ में आ जाता है आपको, आपस में बताने लग जाते हो, कब क्लास खत्म होगी ये समझ में आ रहा है। मैं इनका यूज आपको बता चुका हूं, ये नाम आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगे, 2-3 बार आप इनको पढ़ेंगे ना, फिर मुझसे पूछिएगा कि क्या है SOD, क्या है POD। जब आप इनको पढ़ लेंगे एक बार तो मैं आपको बता दूंगा। इंटीग्रिटी मैं आपको बता चुका हूं, ये जो है मैं आपको बता रहा था, NADPH is required by the RBC to keep the glutathione in the reduced state, है ना। ये नहीं है तो वो reduced state में नहीं रहेगा। NADPH, glutathione and glutathione reductase together will preserve the integrity of RBC, ठीक है। इसलिए हमको ये HMP शंट चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मेट हेमोग्लोबिनीमिया, ये NADPH का यूज है आयरन को फेरस कंडीशन में बनाए रखना, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट हो गया फेरिक में तो मेट इसमें होता कहाँ है, आपने कभी कभी कहानी सुनी हो, एक आदमी सिगड़ी जला करके कमरे सोया फिर उठा नहीं, सुना है ना, क्या होता है उसमें, है ना। तो जो अपना, प्लीज, वो भी बायोकेमिस्ट्री है पता है आपको, पर आपने सोचा मर गया होगा, अखबार में पढ़ा था, है ना। लेकिन इसके पीछे ही बायोकेमिस्ट्री है कि वो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग थी उसमें जहां पर ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए था, है ना, वहां पर कुछ और जुड़ गया, और वो तो अगर ये फेरस कंडीशन में नहीं रहेगा, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन मैट हीमोग्लोबिन हो जाएगा, और मैट हीमोग्लोबिनीमिया फेरिक कंडीशन में ऑक्सीजन को अटैच नहीं करता है, ठीक है। तो वो कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, ठीक। ऐसी सूरत में हमारे काम की नहीं है कोई आरबीसी, और वो डिस्ट्रॉय कर जाएगी। जो आरबीसी काम की नहीं होती है वो कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में। आरबीसी स्प्लीन में सारी डिस्ट्रॉय होते हैं,
जो काम की नहीं होती वो ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सारी स्प्लीन का काम है कचरा साफ करना, सब कुछ साफ करना नहीं है, समझ रहे? स्प्लीन नहीं जा रही, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई आरबीसी, यहाँ से खा जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? स्प्लीन होती यही है ना स्प्लीन भाई, कितनों को लगता है इधर होती है? लास्ट टू क्या हुआ? कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है ना? आरबीसी उसके पास आएगी ना, तो डिस्ट्रॉय हुआ थोड़ी इसके पास आएगी। ठीक है, कुछ हमारे पास इन्फ्लामेटरी चीजें भी होती हैं, पाथवेज होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर पाथवे में स्प्लीन को घुसाना है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, नीट पीजी में भी आते हैं, उसमें आप चक्कर खा जाते हैं, आप सीधा आंसर लगाते हैं स्प्लीन। Destroyed in old age RBC is cleared by spleen. Is this true or false? Okay. बस ये जो माने ट्रू उनका 1 नंबर, जो माने फॉल्स उनका भी 1 नंबर, मतलब दोनों के 0 ही हैं। तो ये देखिएगा जाकर के घर पे, ये जो है अपना P450 है ना, इसका नाम सुना है? जब आप कैंसर पढ़ेंगे पैथो में, बायोकेम में, तो P450 का बहुत यूज है। ये एंजाइम जो है, मोस्ट ऑफ द ड्रग एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस आर डिटॉक्सिफाइड बाय दिस एंजाइम। और हेल्प कौन करता है? NADPH। तो जितने भी कैंसर के पेशेंट आपको मिलेंगे, तो वो कैंसर इसलिए हो जाता है कि उनके पास ये जो एंटी कैंसर एंजाइम है ये एब्सेंस रहता है। ठीक है, और या फिर उनके पास NADPH नहीं होता, इसकी वजह से जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है सेल की वो होती चली जाती है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, इसलिए कैंसर को कॉज करते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ NADPH is seen in lens of eye। जो लोग NADPH डेफिशिएंसी से पीड़ित होते हैं उनको विजन डिस्टर्बेंसेस होते हैं, क्योंकि क्लियरिटी ऑफ जो लेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर वो आर पार नहीं देखेगा, ट्रांसपेरेंसी उसकी नहीं रहेगी, तो जो उसका विजन होना चाहिए वो क्लियर नहीं होता, ब्लर विजन होगा उसका। ठीक है, और ये अर्ली चाइल्डहुड से हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको देखते हैं डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से लगा के। देखा होगा आपने, मैं पेशेंट डॉक्टर्स को करते हुए देखा होगा आपने, जब आप खुद करेंगे तो देखेंगे। रोज के लिए भी NADPH रिक्वायर्ड है। ये रोज ये मैक्रोफेजेस में काम आता है, जब आप पैथो पढ़ेंगे तो ये काम आएगा, पर अभी तो नाम याद रख लीजिए। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर रिक्वायर्ड फॉर DNA, ये हम जानते हैं, एक ही चीज है जो पूरे इस लेक्चर में हम जानते हैं, है ना? उसके अलावा हमें सब जानना है, ये सब मैं बता चुका हूँ कई बार। रेगुलेशन जब आप HMP पढ़ेंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें साइड में रेगुलेशन चलता रहता है।